सुनने में आ रहा है यूरोप में बड़ी गर्मी हो रही है, हीट वेव्स भी चल रही है, और सेंट्रल यूरोपियन कुछ कंट्रीज़ तो 40 to 43 डिग्री सेल्सियस फेस कर रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसा भी बोल रहे हैं कि यूरोप पिघल रहा है। हाँ, यूरोप में गर्मी हो रही है, यूरोप में हीट वेव्स भी चल रहे हैं, बट एज सच यूरोप पिघल नहीं रहा है। यूरोप बेसिकली इस वक्त जो है वो स्ट्रगल कर रहा है बिटवीन इट्स क्लाइमेटिक हिस्ट्री एंड क्लाइमेटिक रियलिटी। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? यूरोप का जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, चाहे वो उसका पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बना हो, चाहे वो उसका प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर बना हो, फॉर एग्जांपल वहाँ के जो रोड्स बने हुए हैं, वहाँ के रेलवेज़ बने हुए हैं, वहाँ की स्ट्रीट लाइट्स हैं, या रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस भी बने हुए हैं, वो इस तरह से बने हुए हैं, यानी वो वहाँ के क्लाइमेट, हिस्टोरिकल जो क्लाइमेट रहा है उसके अकॉर्डिंग बने हुए हैं। और वहाँ का जो हिस्टोरिकली जो क्लाइमेट रहा है वो टेम्परेट क्लाइमेट रहा है, मीन्स कंपैरेटिवली कूलर क्लाइमेट रहा है। और वहाँ की अभी क्लाइमेटिक रियलिटी क्या है? क्लाइमेटिक रियलिटी ये है कि इस वक्त यूरोप में 40, 42, 43, इवन 45 डिग्री सेल्सियस तक सेंट्रल यूरोप में टेम्परेचर पहुँच रहा है। सो बेसिकली अभी जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि यूरोप कोप अप नहीं कर पा रहा बिटवीन इट्स क्लाइमेटिक हिस्ट्री एंड क्लाइमेटिक रियलिटी, एंड दैट इज़ द मेन रीज़न कि जिसकी वजह से आप लगातार ऐसे वीडियो सरफेस हो रहे हैं कि रेलवे ट्रैक टेढ़े हो जा रहे हैं, या फिर स्ट्रीट लाइट्स पिघलती हुई दिखाई दे रही हैं, एंड सो ऑन सो फोर्थ। बट द मेन क्वेश्चन हियर इज़, ये सब हो क्यों रहा है यूरोप में? यूरोप इतना गर्म अचानक से क्यों हो रहा है? वाई इज़ दिस हैपनिंग? सो अगर हम बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में ना भी जाएँ, इसके लिए जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो इसने ये कहा है कि इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, इन हीट वेव्स के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है यूरोप में, वो ओमेगा, द क्रिएशन ऑफ ओमेगा ब्लॉक है। वहाँ पर एक ओमेगा ब्लॉक नाम का एक मेट्रोलॉजिकल फिनोमिना क्रिएट हो रहा है दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ हीट डोम लाइक कंडीशंस। यूरोप में जो है वो हीट डोम टाइप कंडीशंस क्रिएट हो रही हैं। व्हाट इज़ दिस हीट डोम? सो बेसिकली अगर आप एक गैस के ऊपर एक बाउल रखें पानी गर्म करने के लिए और उसके ऊपर से लिड लगा दें, तो उस बाउल के अंदर जिस तरह से हीट ट्रैप हो जाती है, वो गर्म होने लगता है, उसी को हम लोग हीट डोम कहते हैं। अब ये हीट डोम जैसा जो सिचुएशन यूरोप में बन रही है, सेंट्रल यूरोप में स्पेसिफिकली, उसके लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल जो है वो है द फॉर्मेशन ऑफ ओमेगा ब्लॉक। अब ये ओमेगा ब्लॉक क्या होता है? ओमेगा ब्लॉक को समझने से पहले आपको एक रूडिमेंट्री अंडरस्टैंडिंग चाहिए जेट स्ट्रीम्स की। सो जेट स्ट्रीम जो है वो बेसिकली अपर ट्रोपोस्फेयर पर चलने वाली फास्ट मूविंग एयर है, यानी फास्ट मूविंग विंड जो कि अपर ट्रोपोस्फेरिक लेवल पर चलती है। अपर ट्रोपोस्फेरिक लेवल का मतलब ये है लगभग 10 से 12 किलोमीटर की हाइट पे चलने वाली, बहुत तेज़ स्पीड से चलने वाली, लगभग 400 साढ़े 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाली विंड को हम लोग जेट स्ट्रीम्स कहते हैं। नाउ ये जेट स्ट्रीम का फॉर्मेशन कैसे होता है? जो जेट स्ट्रीम है उनका जो फॉर्मेशन होता है वो होता है दो कॉन्ट्रास्टिंग एयर मासेस की वजह से। सो फॉर एग्जांपल दो कॉन्ट्रास्टिंग एयर मास है, एक पोलर एयर मास है विच इज़ कंपैरेटिवली कूलर, और एक ट्रॉपिकल एयर मास है विच इज़ कंपैरेटिवली वार्मर। तो ये एयर मासेस जब ट्रोपोस्फेरिक लेवल पर मिलते हैं तो यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट होता है, और उस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट होता है, और इसी प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से जो है वो जेट स्ट्रीम्स का फॉर्मेशन होता है, राइट। अभी बेसिकली जो हो रहा है, और जब ये जेट स्ट्रीम जो है वो बेसिकली एक वेदर करियर है, जो जेट स्ट्रीम है वो वेदर करियर है, जो फिलहाल जो सेंट्रल यूरोप है इसी के ऊपर जो ये जेट स्ट्रीम चलती थी लगभग 8 से 10 किलोमीटर ऊपर, ये अटलांटिक की जो ठंडी एयर है, कूल एयर है, मैरीटाइम एयर है, उसको यूरोप में लेकर जाती थी, और यूरोप में एक कूलर टेम्परेचर बना रहता था, एक कूलर क्लाइमेट बना रहता था, ये वेस्टर्न यूरोप में और सेंट्रल यूरोप में। अभी ये हो रहा है कि जो दो एयर मासेस हैं, इनमें जो पोलर एयर मास है या टेम्परेट एयर मास है, जो आर्कटिक वाला एयर मास है, ये बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं हो रहा है। अब इसके लिए रीज़न क्लाइमेट चेंज भी हो सकता है, या और किसी नेचुरल रीज़न की वजह से आर्कटिक जो है, आर्कटिक रीजन उतना ज़्यादा ठंडा नहीं हो पा रहा है। तो यानी जो दो एयर मासेस हैं इनके बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस है, यानी जो टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट है, वो बहुत ज़्यादा नहीं है। और जब टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, इस वजह से प्रेशर ग्रेडियंट भी बहुत ज़्यादा नहीं है, और प्रेशर ग्रेडियंट बहुत ज़्यादा ना होने की वजह से जो जेट स्ट्रीम है वो स्लो हो गई है। जेट स्ट्रीम जब स्लो होती हैं तो उस वक्त वो मेंडर करना शुरू कर देती है, मीन्स एक तरह से बकल करना शुरू कर देती हैं, इस तरह से मेंडरिंग करना शुरू कर देती हैं। आपने देखा होगा जब रिवर्स जो हैं पहाड़ों से फ्लैट सरफेस की तरफ आती हैं, तो जैसे ही फ्लैट सरफेस पर आती हैं, रिवर्स जो होती हैं वो मेंडरिंग करना शुरू कर देती हैं। द रीज़न इज़ वो अपने एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करती हैं और एक लीस्ट रेजिस्टिव पाथ को फॉलो करती है, इसलिए मेंडर करना शुरू कर देती हैं। इसी तरह से नॉर्मल कंडीशन में जब जेट स्ट्रीम, जब टेम्परेचर डिफरेंस ठीक ठाक बना रहता है बिटवीन आर्कटिक एंड इक्वेटर, तो उस वक्त पर जेट स्ट्रीम जो है वो स्टेडीली चलती हैं और वेदर को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करती हैं।
बट क्योंकि अभी टेम्परेचर डिफरेंस कम हो गया है, यानी टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट जो है वो बदल गया है बिटवीन द पोल्स एंड द इक्वेटर, उसकी वजह से जो जेट स्ट्रीम्स हैं वो स्लो हो गई हैं। और जब जेट स्ट्रीम स्लो हो गई हैं तो उन्होंने वो क्या करने लगी है, मेंडर करने लगी हैं। ऐसा ही एक मेंडरिंग पाथ जो है वो सेंट्रल यूरोप पे आकर बन गया है। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड ओमेगा ब्लॉक इन द शेप ऑफ दिस लेटर ओमेगा। ये जो ब्लॉक है ये यूरोप पर आकर बैठ गया है, सेंट्रल यूरोप पे, और ये यहाँ से आने वाली जो एयर है उनको लगातार यहाँ पर ब्लॉक कर रहा है, और इसी की वजह से यहाँ पर एक हाई प्रेशर क्रिएट हो रहा है। और ज्योग्राफी में जिन बच्चों ने ज्योग्राफी पढ़ी होगी उनको पता है कि हाई प्रेशर स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। स्टेबिलिटी मतलब ना कोई वेदर फिनोमिना होता है, एक ड्राई स्पेल रहता है और लगातार वहाँ पर गर्मी बनी रहती है। इसी को हम लोग कहते हैं हीट ब्लॉक, ओमेगा ब्लॉक। और इसी ओमेगा ब्लॉक की वजह से जो कंडीशन क्रिएट हो रही हैं वो ही क्या होता है, वो ही हीट डोम होता है। दिस इज वाई द जेट स्ट्रीम्स आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल, the change in the movement of the jet stream is mainly responsible for the creation of this phenomena. यूरोप में ना केवल एक्सेसिव गर्मी के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये जेट स्ट्रीम, बट कई बार यूरोप में एक्सेसिव कोल्ड वेदर के लिए भी यही रिस्पॉन्सिबल होती है। जब जेट स्ट्रीम का ये वाला हिस्सा ना होकर ये वाला हिस्सा जब सेंट्रल यूरोप इस वाले हिस्से में आ जाता है तो जो पोलर विंड्स हैं वो लगातार यहाँ पर एंटर करती हैं, और ये पोलर विंड्स एंटर करने की वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडा भी होता है। तो अभी गर्म हो रहा है, एक्सेसिवली ठंडा हो रहा है, और अगर जेट स्ट्रीम का ये वाला हिस्सा इस जगह आ जाएगा सेंट्रल यूरोप पर, तो यूरोप जो होगा वो एक्सेसिवली ठंडा होने लगेगा। ना आपके लिए जो एक क्वेश्चन है वो आपको ये बताना है कि इंडियन मॉनसून को किस तरह से प्रभावित करती हैं जेट स्ट्रीम। थैंक यू।